माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हम अपनी छत पर अकेले खड़े होते हैं और उन दूर चमकते हुए सितारों को देखते हैं तो मन में एक अजीब सी हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे वो टिमटिमाते हुए डॉट्स हमसे कुछ कह रहे हों, किसी पुराने राज की तरह। मैं भी अक्सर यही करता हूं। मेरा नाम अर्जुन है और मेरी उम्र कोई 25-26 साल होगी, पर कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर का वो छोटा बच्चा आज भी वही खड़ा है जो खिलौनों को तोड़कर ये देखना चाहता था कि उनके अंदर आखिर है क्या। आपको याद है बचपन में जब हम किसी चीज को खोल देते थे और फिर उसे वापस जोड़ नहीं पाते थे? मेरे साथ भी यही होता था। पर उस वक्त वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी ही सब कुछ थी। आज जब दुनिया इतनी तेज भाग रही है, सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हैं, तब मुझे वो पुरानी बातें याद आती है। मुझे याद आता है एक चश्मा पहने हुए उस बूढ़े इंसान का चेहरा जो व्हीलचेयर पर बैठकर भी पूरी यूनिवर्स की सैर कराता था। वो अक्सर मुझसे कहते थे, अर्जुन, कभी भी अपने पैरों की तरफ देखकर मत रुकना, हमेशा सितारों की तरफ देखना। उनकी आवाज एक कंप्यूटर से आती थी, पर उसमें जो गहराई थी वो शायद किसी जीते जाते इंसान में भी न मिले। वो कहते थे कि ये ब्रह्मांड कोई जादू का खेल नहीं है, बल्कि ये कुछ पक्के नियमों, कुछ लॉज ऑफ नेचर से चलता है जो कभी नहीं टूटते। जैसे टेनिस की बॉल हमेशा वही गिरती है जहां फिजिक्स उसे ले जाती है, वैसे ही ये पूरी कायनात भी एक बहुत बड़े लॉजिक के साथ चल रही है। मुझे याद है एक बार शहर की बिजली चली गई थी और आसमान एकदम साफ था। उस अंधेरे में मुझे वो पुरानी कहानियां याद आने लगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते थे। पहले के लोग जब बिजली कड़कते देखते थे या ग्रहण देखते थे तो डर जाते थे। उन्हें लगता था कि ऊपर बैठा कोई देवता नाराज है। जैसे पुराने जमाने में विकिंग्स मानते थे कि तूफान और बिजली के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है। पर धीरे धीरे समझ आया कि साइंस दरअसल इन सब बातों का एक बहुत ही सुंदर और सीधा जवाब देता है। वो जवाब किसी चमत्कार से कहीं ज्यादा संतोषजनक होता है। मुझे याद है स्कूल में मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मैं अक्सर ख्यालों में खोया रहता था। एक बार एक दोस्त ने शर्त लगाई थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर वही एक आवाज मेरे कान में गूंजी, हौसला रखो, जिज्ञासा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने महसूस किया कि हम इंसान जो सिर्फ मिट्टी और सितारों की धूल से बने हैं, अगर हम इन नियमों को समझ सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मुझे ये पूरी दुनिया बनानी हो, एक यूनिवर्स तैयार करना हो, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। जैसे रसोई में खाना बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की रेसिपी में सिर्फ 3 मुख्य चीजें हैं, मैटर, एनर्जी और स्पेस। बस ये 3 चीजें और आपका काम हो गया। मैटर यानी वो सब कुछ जो हमारे आसपास है, जैसे ये जमीन, ये पत्थर, धूल और वो दूर तैरती हुई गैलेक्सियों के बादल। फिर आती है एनर्जी जो हर चीज को चलाती है, जैसे सूरज की गर्मी जो हमारे चेहरे पर महसूस होती है। और आखिरी चीज है स्पेस, बहुत सारा खाली स्थान, इतना खाली कि जिसे सोचकर ही सिर चकरा जाए। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? एक बहुत ही जीनियस इंसान जिनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उन्होंने बताया कि दरअसल ये 3 नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, क्योंकि मास और एनर्जी तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं वाली वो मशहूर इक्वेशन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एनर्जी और स्पेस है तो आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर सकते हैं। पर फिर वही सवाल आता है कि ये सब आया कहां से? क्या इसे किसी ने बनाया? मैं अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर यही सोचता रहता था, क्या सच में कोई ग्रैंड डिजाइनर है जिसने ये सब सेट किया? पर फिर मुझे वो ख्याल आया कि अगर हम बहुत छोटे लेवल पर जाएं, एटम से भी छोटे सबएटॉमिक लेवल पर, तो वहां चीजें अचानक से गायब हो जाती है और अचानक से प्रकट हो जाती है बिना किसी कारण के। इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक खाली कमरे में चुटकी बजाएं और अचानक एक कप कॉफी आपके हाथ में आ जाए। सुनने में ये जादू लगता है,
पर छोटे लेवल पर नेचर ऐसे ही काम करती है। और चूंकि एक समय पर यह पूरा ब्रह्मांड भी एक एटम से भी छोटा था, तो मुमकिन है कि यह भी बस अचानक से पॉप होकर अस्तित्व में आ गया हो। इसमें किसी जादूगर की जरूरत नहीं थी। वो बूढ़ा इंसान हमेशा मुस्कुराते हुए कहता था कि यूनिवर्स इज द अल्टीमेट फ्री लंच। हमें सिखाया जाता है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पर विज्ञान कहता है कि ये पूरी कायनात हमें मुफ्त में मिली है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे अगर आपको एक समतल जमीन पर एक पहाड़ बनाना है तो आप जमीन खोदकर मिट्टी निकालेंगे। वो पहाड़ आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और जो गड्ढा पीछे रह गया वो नेगेटिव एनर्जी है। दोनों को जोड़ोगे तो अंत में फिर से शून्य ही मिलेगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी बाहर दिख रही है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी स्पेस में छिपी है। सब कुछ एकदम बैलेंस में है। जब मैं अपनी पढ़ाई और करियर की उलझनों में फंसता हूं, तो मुझे समय की कीमत समझ आती है। वो प्रोफेसर कहते थे कि समय बड़ा कीमती है, इसे जाया मत करो। मुझे याद है जब वो सिर्फ 21 साल के थे, तब डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि उनके पास सिर्फ 5 साल बचे हैं, पर वो 76 साल तक जिए। उन्होंने मौत को नजदीक से देखा था, इसलिए उन्हें हर दिन एक बोनस लगता था। उनका कहना था कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ न हो, तब आप हर छोटी चीज की कद्र करने लगते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने दिमाग के अंदर ब्रह्मांड की सैर करते हुए बिता दी। सोचिए, एक इंसान जो हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो अपने मन की शक्ति से ब्लैक होल्स के अंदर झांक रहा है। ये कितनी प्रेरणादायक बात है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं हम अपनी इस खूबसूरत धरती को खुद ही तबाह ना कर दें। हम लोग अपनी जरूरतों के लिए संसाधनों को इतनी तेज खत्म कर रहे हैं जैसे कल है ही नहीं। क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, ये सब वो खतरे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे पुराने जमाने में कोलंबस समुद्र पार करके नई दुनिया खोजने निकला था, वैसे ही हमें भी अब सितारों की तरफ देखना होगा। ये सिर्फ शौक नहीं, हमारी मजबूरी बन सकती है। अगर हमें अपनी प्रजाति को बचाना है तो हमें एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। हमें दूसरे ग्रहों पर आशियाने ढूंढने होंगे। आजकल जब मैं टीवी पर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखता हूं, तो मन में डर और उत्सुकता दोनों होती है। क्या ये मशीनें हमसे ज्यादा समझदार हो जाएंगी? क्या वो एक दिन हम पर राज करेंगी? उस प्रोफेसर का मानना था कि एआई हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और हमारा आखिरी दुश्मन भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नियत से और कितनी बुद्धिमानी से बनाते हैं। वो अक्सर मजाक में कहते थे कि अगर कल को कोई एलियन हमें मैसेज भेजे कि हम कुछ सालों में आ रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ ओके बोलकर सो जाएंगे? नहीं ना, हम तैयारी करेंगे। वैसे ही हमें इन नई तकनीकों के लिए भी तैयार रहना होगा। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि हम इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का ढेर नहीं है। हम इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे होश आ गया है। हम कायनात की वो आंखें हैं जिससे वो खुद को देख रही है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। कभी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर फिर याद आया कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। वो प्रोफेसर खुद एक मिसाल थे। उनकी बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, उनकी आवाज तक। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तकनीक का सहारा लिया और पूरी दुनिया से बात की। मुझे याद है उनके बेटे टिम ने एक बार उनसे एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा था कि क्या बहुत सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड भी आसपास मौजूद हैं? उन्होंने अपने बेटे को कभी ये नहीं कहा कि यह सवाल बेवकूफी भरा है। उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया कि सवाल पूछो, चाहे वो कितने भी दाफ्त यानी अजीब क्यों न लगे। यही तो विज्ञान की जड़ है। अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे। रात काफी हो गई है, पर नींद नहीं आ रही। मैं सोच रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या पूछेंगी। क्या हमने उन्हें एक बेहतर दुनिया दी?
क्या हमने उन्हें सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया? विज्ञान सिर्फ किताबों और इक्वेशंस में नहीं है, वो हमारे जीने के अंदाज में है। वो एक जज्बा है सच को जानने का। मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि भले ही वो खुद एक एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं, पर उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। उन्होंने एक बार बड़े मजेदार तरीके से कहा था कि वो गैलीलियो की मौत के ठीक 300 साल बाद पैदा हुए थे और शायद उस दिन हजारों और बच्चे भी पैदा हुए होंगे, पर उनमें से कितने सितारों में दिलचस्पी रखते हैं ये कोई नहीं जानता। वो अपनी प्रसिद्धि को लेकर भी काफी विनम्र थे। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें उनके काम से ज्यादा उनकी बीमारी की वजह से एक डिसेबल्ड जीनियस की तरह देखते हैं। पर मेरे लिए वो एक ऐसे मुसाफिर थे जिन्होंने बिना चले ही सारी दूरियां तय कर ली। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सपना होता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। मेरा भी था, पर स्कूल में मैं कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं था। मेरी लिखावट गंदी थी, मेरा काम फैला हुआ रहता था, पर मेरे दोस्त अच्छे थे। हम लोग घंटों बैठकर बहस करते थे कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई, क्या भगवान ने इसे बनाया या फिर ये बस हो गया। वो प्रोफेसर कहते थे कि अगर आप चाहें तो विज्ञान के नियमों को ही भगवान कह सकते हैं, पर वो कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे आप मिलकर सवाल पूछ सकें। वो तो बस कुछ अटल नियम है, और अगर हम उन नियमों को समझ लें तो हम ईश्वर के मन को जान लेंगे। कितनी बड़ी बात है ना, एक छोटा सा इंसान इस असीम ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज को समझ सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अक्सर अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए उन ऊंची इमारतों को देखता हूं जहां हजारों लोग सो रहे हैं, सब अपनी छोटी छोटी मुश्किलों में घिरे हैं। पर अगर हम थोड़ा ऊपर उठकर देखें, उस अंतरिक्ष से जहां से पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा नीला गोला दिखती है, तो सारे झगड़े, सारी सरहदें बेमानी लगने लगती है। वहां से सिर्फ एक मानवता दिखती है, एक ही घर दिखता है। हमें इस घर को बचाना होगा, हमें बहादुर बनना होगा, जिज्ञासु रहना होगा और हर मुश्किल से लड़ना सीखना होगा, क्योंकि आखिर में हम सब टाइम ट्रैवलर्स ही तो हैं जो एक साथ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्यों न इस भविष्य को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हम सच में जाना चाहें। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर भी एक छोटा सा वैज्ञानिक छिपा है जो सिर्फ जवाब चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, या क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं। इन सवालों के जवाब शायद हमें आज न मिले, पर इन्हें पूछना ही अपने आप में एक शुरुआत है। उस प्रोफेसर ने हमें जवाबों से ज्यादा सवाल दिए, और वो सवाल आज भी हमें नई खोजों की तरफ ले जा रहे हैं। उनका मानना था कि इंसान की कोशिशों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और यही जज्बा हमें एक दिन उन सितारों तक ले जाएगा जिनका हम सपना देखते हैं। रात के उस सन्नाटे में जब मैं अपनी छत पर टहल रहा था, तो मेरा ध्यान उस पुराने टेलीस्कोप की तरफ गया जो मेरे पापा ने मुझे बचपन में दिया था। धूल जमी थी उस पर उसे देखते ही वो सारे सवाल फिर से ताजा हो गए। पता है, हम अक्सर सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज दिखता है, पर क्या सच में अगर ये दुनिया हमेशा से थी और सितारे अनंत समय से चमक रहे थे, तो रात का आसमान काला क्यों है? ये एक बहुत ही मजेदार पहेली है। अगर हर दिशा में अनगिनत सितारे होते तो रात को भी आसमान सूरज की तरह चमकना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। और यही वो छोटी सी बात है जो हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाती है कि इस ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी। सितारे अनंत समय पहले से नहीं चमक रहे, वो कुछ समय पहले ही जले हैं, इसलिए उनकी सारी रोशनी अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है। वो प्रोफेसर अक्सर मजाक में कहते थे कि इंसानी दिमाग को अनंत यानी इन्फिनिटी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। हम सोचने लगते हैं कि अगर दुनिया शुरू हुई तो उससे पहले क्या था? क्या भगवान नरक तैयार कर रहे थे उन लोगों के लिए जो ऐसे सवाल पूछते हैं? पर विज्ञान की भाषा में ये सवाल ही गलत है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि साउथ पोल के और दक्षिण में क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिशा वहीं से शुरू होती है। वैसे ही समय की शुरुआत ब्रह्मांड के साथ हुई। उससे पहले समय जैसी कोई चीज ही नहीं थी। मुझे याद है जब 1920 के दशक में एडविन हबल ने माउंट विल्सन पर अपनी दूरबीन से आसमान को देखा था। उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने देखा कि सारी गैलेक्सियां हमसे दूर भाग रही है, और जितना दूर वो है उतनी ही तेजी से वो भाग रही है। इसका मतलब साफ था, ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी एक्सपैंड हो रहा है। अब अगर हम इस फिल्म को पीछे की तरफ चलाएं तो जाहिर है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब सब कुछ एक ही बिंदु पर सिमटा हुआ था। करीब 10 से 15 बिलियन साल पहले वही था वो बिग बैंग। पर हर कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। खासकर सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों के लिए ये विचारधारा की लड़ाई बन गई थी। उन्हें लगता था कि अगर दुनिया की शुरुआत है तो फिर किसी बनाने वाले को भी मानना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी थ्योरीज निकाली जिनमें ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होता, बस सिकुड़कर फिर से फैल जाता है। पर वो प्रोफेसर और उनके दोस्त रॉजर पेनरोज ने गणित से साबित कर दिया कि अगर जनरल रिलेटिविटी सही है तो एक शुरुआत यानी सिंगुलैरिटी होना अनिवार्य है। एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ इतना घना था कि विज्ञान के पुराने नियम भी काम करना बंद कर देते थे। पता है, ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा सबूत हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। 1965 में 2 वैज्ञानिकों ने गलती से एक ऐसी आवाज सुनी जो पूरे अंतरिक्ष से आ रही थी। वो दरअसल बिग बैंग की गूंज थी, जो आज ठंडी होकर माइक्रोवेव्स बन चुकी है। आप भी इसे देख सकते हैं। अगर आप पुराने एनालॉग टीवी को किसी खाली चैनल पर लगाएं तो जो स्नो या झिलमिलाहट दिखती है उसका कुछ हिस्सा उसी आदिम धमाके की गूंज है। ये सोचना कितना रोमांचक है कि आपके घर के टीवी में ब्रह्मांड के जन्म का फॉसिल रिकॉर्ड छिपा है। लेकिन असली सवाल तो ये था कि ये शुरुआत हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? यहां पर क्वांटम थ्योरी अपनी एंट्री मारती है। आइंस्टाइन को यह बात कभी पसंद नहीं आई कि प्रकृति में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर पासा नहीं फेंकता, पर हमारे प्रोफेसर मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि लगता है भगवान एक पक्का जुआरी है जो हर मौके पर पासा फेंकता है। जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था, एक परमाणु से भी छोटा, तब वहां अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल राज करता था। उस समय सिर्फ एक इतिहास नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के कई मुमकिन इतिहास थे। जैसे एक फुटबॉल मैच के कई नतीजे हो सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के बनने के अनगिनत तरीके थे। अब आप सोचेंगे कि अगर इतने सारे इतिहास थे तो हम इसी वाले में क्यों हैं? यहां आता है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह कहता है कि ब्रह्मांड ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं। अगर ये अलग होता तो हम यहां होते ही नहीं। मिसाल के तौर पर हम 3 आयामों यानी 3 डायमेंशंस वाली जगह में रहते हैं। कभी सोचा है कि 4 या 2 क्यों नहीं? अगर 2 आयाम होते तो हमारी पाचन नली हमें 2 हिस्सों में बांट देती और हम कभी जिंदा ही नहीं रह पाते। और अगर 4 आयाम होते तो गुरुत्वाकर्षण इतना अजीब होता कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर टिक ही नहीं पाती। वो या तो सूरज में गिर जाती या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाती। तो ब्रह्मांड का सही होना हमारे वजूद के लिए जरूरी है। पर यह सब जानकर क्या फायदा? प्रोफेसर कहते थे कि हम एक अखरोट के छिलके में बंद होकर भी खुद को अनंत अंतरिक्ष का राजा मान सकते हैं, क्योंकि हमारा मन आजाद है। वो सीमाओं को नहीं मानता। वो अक्सर अपनी नो बाउंड्री प्रपोजल की बात करते थे। उन्होंने सुझाया कि शायद ब्रह्मांड का कोई किनारा है ही नहीं, न समय में और न स्पेस में। यह वैसा ही है जैसे पृथ्वी की सतह। आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई अंत या दीवार नहीं मिलेगी। सब कुछ एक लय में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस फैलते हुए ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा या फिर एक दिन सब कुछ फिर से सिमट जाएगा? इसे वो बिग क्रंच कहते थे। उन्होंने मजाक में बताया था कि एक बार जब वो पूर्व में थे तो उनसे कहा गया कि भाषण में बिग क्रंच का जिक्र न करें, कहीं शेयर बाजार न गिर जाए।
पर खैर, बाजार तो फिर भी गिर गया। सच तो यह है कि अगर ब्रह्मांड में जरूरत से ज्यादा मैटर हुआ तो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींच लेगा और सब खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया ठंडी और खाली होती जाएगी। पर घबराइए मत, हमारे पास अभी कम से कम कुछ बिलियन साल तो हैं ही। तब तक हम काफी कुछ खा पी सकते हैं और मजे कर सकते हैं। मुझे याद है जब प्रोफेसर ने 2009 में समय के मुसाफिरों के लिए एक पार्टी रखी थी। उन्होंने निमंत्रण कार्ड पार्टी खत्म होने के बाद भेजे थे ताकि सिर्फ वही आ सके जो भविष्य से पीछे आ सकते हों। वो घंटों इंतजार करते रहे पर कोई नहीं आया। वो थोड़े निराश हुए पर हैरान नहीं। उन्हें पता था कि समय की धारा में पीछे जाना इतना आसान नहीं है, पर उनकी आंखों में वो चमक हमेशा रहती थी, जैसे वो कह रहे हों कि शायद अगली बार कोई आ जाए। ब्रह्मांड की ये कहानी महज सितारों और गैसों की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हम उसी बिग बैंग की राख से बने हैं। हर परमाणु जो हमारे अंदर है वो कभी किसी सितारे के दिल में धड़कता था। इसलिए जब हम आसमान को देखते हैं तो हम दरअसल खुद को ही देख रहे होते हैं, एक बहुत ही विशाल और पुराने रूप में। वो प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें आप सफल हो सकते हैं। बस जिज्ञासा का दामन मत छोड़ना। पता है, कभी कभी मुझे अपना कमरा देखकर उस प्रोफेसर की एक बहुत ही गहरी बात याद आ जाती है। मेरा कमरा हमेशा बिखरा रहता है, किताबें यहां वहां पड़ी होती हैं, कपड़े कुर्सी पर लटके होते हैं। हम इसे बस मेस कहते हैं, पर विज्ञान की भाषा में इसे एंट्रोपी या डिसऑर्डर कहा जाता है। दुनिया का एक बड़ा ही पक्का नियम है जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, जो कहता है कि वक्त के साथ हर चीज ज्यादा बिखरी हुई और उलझी हुई होती जाएगी। ये वैसा ही है जैसे एक घर में नया बच्चा आने पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। पर मजे की बात यह है कि हम जिंदा लोग इसी बिखराव के खिलाफ लड़ते हैं। एक जीवित प्राणी या लिविंग सिस्टम वो है जो खुद को इस अव्यवस्था से बचाए रखे और अपनी जैसी नई प्रतियां बना सके। इसके लिए हमें ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम खाने या सूरज की रोशनी से लेते हैं और फिर उसे गर्मी में बदल देते हैं। एक दिन मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और अचानक एक वायरस ने सब कुछ अटका दिया। गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर मुझे प्रोफेसर का वो ख्याल याद आया कि कंप्यूटर वायरस भी एक तरह की जिंदगी ही है। वो खुद को कॉपी करता है, एक मशीन से दूसरी में जाता है। भले ही वो सिर्फ विनाशकारी हो, पर वो हमारी बनाई हुई पहली ऐसी चीज है जो जीवन की परिभाषा में फिट बैठती है। शायद ये हमारी फितरत के बारे में कुछ कहता है कि हमने जो पहली लाइफ बनाई वो सिर्फ तबाही मचाती है। हम जिस जीवन को जानते हैं वो कार्बन के परमाणुओं की जंजीरों पर टिका है। कोई सोच सकता है कि सिलिकॉन आधारित जीवन भी हो सकता है, पर कार्बन की केमिस्ट्री बहुत अमीर है। लेकिन ये कार्बन आया कहां से? जब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, तब सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का गर्म सूप था। थोड़े ही मिनटों में तापमान 1 बिलियन डिग्री तक गिर गया और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। उस वक्त न कोई कार्बन था, न ऑक्सीजन, और न ही हम जैसे लोगों के बनने की कोई गुंजाइश। ये सब तो तब शुरू हुआ जब करीब 2 बिलियन साल बाद पहली गैलेक्सीज और सितारे बने। उन विशाल सितारों ने अपनी भट्टियों में हाइड्रोजन को जलाकर कार्बन और लोहे जैसे भारी तत्व बनाए, और जब वो सितारे सुपरनोवा बनकर फटे तो उन्होंने वो सारा सामान अंतरिक्ष में फैला दिया, जिससे हमारे जैसे बाद के सितारे और ग्रह बने। तो हम सचमुच उस सितारों की धूल से बने हैं जिसने करोड़ों साल पहले दम तोड़ दिया था। अक्सर जब मैं बालकनी से उन टिमटिमाते डॉट्स को देखता हूं तो सोचता हूं कि क्या वहां भी कोई अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा यही सोच रहा होगा। आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों ग्रह ढूंढ लिए हैं जो दूसरे सितारों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें ढूंढने के तरीके भी बड़े मजेदार हैं। या तो सितारे की रोशनी में आने वाली हल्की सी गिरावट को देखो जब ग्रह उसके सामने से गुजरता है, या फिर
सितारे के डगमगाने यानी वॉबल को मापो। अनुमान है कि हर 5 में से एक सितारे के पास पृथ्वी जैसा ग्रह है जहां जीवन पनप सकता है। हमारी धरती 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही धरती रहने लायक हुई, सिर्फ 500 मिलियन साल के भीतर ही यहां जीवन के निशान मिल गए। अगर जीवन का बनना इतना ही मुश्किल होता तो उसे यहां प्रकट होने में बहुत ज्यादा वक्त लगना चाहिए था। इसका मतलब है कि सही हालात मिलने पर जीवन अपने आप पैदा हो जाता है। शुरुआत शायद आरएनए जैसे सरल अणुओं से हुई होगी जो समुद्र के पानी में इत्तेफाक से बन गए और खुद को कॉपी करने लगे। फिर डीएनए आया, वो डबल हेलिक्स वाला सीढ़ी जैसा ढांचा जिसने अपनी मजबूती से पुरानी हर चीज को पीछे छोड़ दिया। पर प्रोफेसर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते थे। विकास यानी एवोल्यूशन के 2 हिस्से होते हैं। पहला वो डार्विनियन फेज जो 3.5 बिलियन साल चला, जहां बदलाव सिर्फ डीएनए के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे पहुंचते थे। उस समय विकास की रफ्तार सिर्फ 1 बिट प्रति वर्ष थी। पर पिछले 10,000 सालों में हम एक नए दौर में पहुंच गए हैं जिसे एक्सटर्नल ट्रांसमिशन फेज कहते हैं। अब हमारी जानकारी सिर्फ हमारे जीन में नहीं बल्कि किताबों, लाइब्रेरी और इंटरनेट में जमा है। हमारे पास मौजूद जानकारी हमारे डीएनए की तुलना में 1 लाख गुना ज्यादा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि हमारा जैविक दिमाग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। आज कोई भी इंसान पूरी मानव जानकारी का मालिक नहीं हो सकता। हमें छोटे छोटे कोनों में सिमटकर विशेषज्ञ बनना पड़ता है। पर खतरा यह है कि हमारे पास आज भी वही पुराने गुफा मानव वाले आक्रामक स्वभाव है। पहले किसी को मारकर उसका खाना छीनना जिंदा रहने के लिए जरूरी था, पर आज परमाणु हथियारों के दौर में वही गुस्सा पूरी दुनिया को मिटा सकता है। समय कम है और डार्विन का विकास बहुत सुस्त है, इसलिए हम अब सेल्फ डिजाइन्ड एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपने डीएनए को खुद ही लिखना शुरू कर देंगे। शुरुआत बीमारियों को ठीक करने से होगी, पर जल्द ही लोग अपनी याददाश्त बढ़ाने, ज्यादा जीने या आक्रामकता को कम करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेंगे। हो सकता है कि कानून इसे रोकने की कोशिश करे, पर कोई न कोई तो इसे आजमाएगा ही और फिर एक ऐसी सुपरह्यूमन प्रजाति पैदा होगी जिसके सामने हम जैसे साधारण इंसान पिछड़ जाएंगे। अगर हम खुद को पूरी तरह तबाह होने से बचा पाए तो शायद हम दूसरे सितारों तक भी पहुंचे, पर हमारे जैसे नाजुक शरीर के लिए हजारों सालों का सफर करना नामुमकिन है। मुमकिन है कि हम खुद जाने के बजाय अपनी बनाई हुई मशीनें भेजें जो वहां जाकर नए संसाधन ढूंढें और अपनी संख्या बढ़ाएं। ये मशीनें जीवन का एक नया रूप होंगी जो हमारे डीएनए आधारित जीवन की जगह ले लेंगी। तो फिर यह सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मांड में इतने सारे सितारे और ग्रह हैं, तो गैलेक्सी में हर तरफ मशीनों या जीवों का शोर क्यों नहीं है? हम अब तक किसी से क्यों नहीं मिले? मुमकिन है कि जीवन तो हर जगह हो, पर बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस बहुत दुर्लभ हो। हमें लगता है कि बुद्धिमानी विकास का आखिरी और जरूरी पड़ाव है, पर क्या पता ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। हो सकता है कि बैक्टीरिया ही अंत में सबसे ज्यादा सफल साबित हो। एक संभावना यह भी है कि किसी बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर ने दूसरे ग्रहों पर जीवन को उस स्तर तक पहुंचने ही न दिया हो जहां वो अंतरिक्ष यात्रा कर सके। आखिर हम भी तो सिर्फ इसलिए यहां क्योंकि 66 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे, वरना हम कभी गुफाओं से बाहर ही नहीं आ पाते। सबसे डरावना ख्याल तो यह है कि शायद बुद्धिमान जीव एक स्तर पर पहुंचकर खुद को ही मिटा देते हैं, पर मैं प्रोफेसर की तरह आशावादी हूं। शायद हम बस अभी तक नजरअंदाज किए गए हैं। इसीलिए हमने ब्रेक थ्रू लिसन जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो ब्रह्मांड के हर कोने से आने वाले सिग्नल्स को सुन रहे हैं। और ब्रेक थ्रू मैसेज के जरिए हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर कोई मिला तो हम उनसे क्या कहेंगे, पर संभल कर, क्योंकि किसी बहुत विकसित सभ्यता से मिलना वैसा ही हो सकता है जैसा अमेरिका के मूल निवासियों का कोलंबस से मिलना था, और उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा था।
वो बुजुर्ग वैज्ञानिक व्हीलचेयर पर बैठे बैठे हमें यही समझाते थे कि हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, पर सावधानी के साथ। हम सब समय के मुसाफिर हैं और हमें मिलकर इस सफर को मजेदार बनाना है। पता है, अक्सर जब मैं अपनी जिंदगी के अगले 5 साल प्लान करने बैठता हूं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्या सच में हम अपनी आने वाली कल को कंट्रोल कर सकते हैं? पुराने समय में दुनिया बड़ी अजीब और मनमर्जी वाली लगती थी। उस समय बाढ़, बीमारियां या भूकंप बिना किसी चेतावनी के आ जाते थे और लोगों को लगता था कि इसके पीछे देवताओं की कोई सनक छिपी है। तब कोई तरीका नहीं था ये बताने का कि अगले पल क्या होगा। बस उम्मीद ही एकमात्र सहारा थी कि अगर हम उन्हें तोहफे देंगे तो शायद वो हम पर मेहरबान हो जाएंगे। आज भी हम में से कई लोग अनजाने में किस्मत के साथ ऐसा ही सौदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि अगर मुझे इस परीक्षा में अच्छे नंबर मिल जाएं या मेरा ड्राइविंग टेस्ट पास हो जाए तो मैं थोड़ा और बेहतर इंसान बन जाऊंगा। पर जैसे जैसे समय बीता, इंसानों ने प्रकृति में कुछ खास पैटर्न या नियम देखने शुरू किए। सबसे पहले हमने आसमान में सितारों की चाल को समझा और वहीं से एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ। करीब 300 साल पहले न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तो हमने पहली बार महसूस किया कि गणित के जरिए हम ग्रहों और सितारों की भविष्य की चाल बता सकते हैं। इस सफलता ने एक बहुत बड़े विचार को जन्म दिया जिसे वैज्ञानिक नियतिवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैप्लेस ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हमें किसी एक पल में ब्रह्मांड के हर एक छोटे कण की रफ्तार और उसकी सही जगह का पता चल जाए तो हम पूरे अतीत और पूरे भविष्य की गणना कर सकते हैं। एक मशहूर कहानी है कि जब नेपोलियन ने लैप्लेस से पूछा कि इस पूरे सिस्टम में भगवान कहां फिट बैठते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस हाइपोथीसिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान नहीं है, बल्कि ये कि वो विज्ञान के नियमों में दखल नहीं देते। हर वैज्ञानिक को यही मानना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई सुपरनेचुरल शक्ति जब चाहे नियम तोड़ सके तो फिर वो नियम ही नहीं कहलाएंगे। सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही लगती है कि हम भविष्य देख सकते हैं, पर हकीकत में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि समीकरण इतने पेचीदा है कि उनमें केओस आ जाता है। आपने शायद जुरासिक पार्क फिल्म में सुना होगा कि एक जगह होने वाली छोटी सी हलचल किसी दूसरी जगह बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में किसी तितली का अपने पंख फड़फड़ाना न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बारिश की वजह बन सकता है। दिक्कत यह है कि ये चीज दोहराई नहीं जा सकती। अगली बार जब वो तितली पंख फड़फड़ाएगी तो दुनिया की हजारों और चीजें बदल चुकी होंगी जो मौसम पर असर डालेंगी। यही वजह है कि हमारे मौसम विभाग की भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित हो जाती हैं। 19वीं सदी तक तो वैज्ञानिकों को लगा कि भविष्य को पूरी तरह जान लेना बस समय की बात है, पर 20वीं सदी में 2 बड़ी खोजों ने लैप्लेस के इस सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पहली खोज थी क्वांटम मैकेनिक्स। 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक अजीब सी बात बताई कि ऊर्जा यानी एनर्जी किसी बहती हुई धारा की तरह नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेटों या क्वांटाज में आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किराने की दुकान पर जाएं और आपको चीनी खुली न मिले, बल्कि सिर्फ 1-1 किलो के पैकेट में ही मिले। पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज के पैकेटों में दिखने वाली रोशनी के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा होती है। यही वजह है कि जब तक कोई चीज सूरज जितनी गर्म न हो वो इन किरणों को नहीं छोड़ती, और इसीलिए हमें अपनी गर्म कॉफी के कप से सनबर्न नहीं होता। शुरू में तो इसे बस एक गणितीय ट्रिक माना गया, पर जल्द ही समझ आया कि छोटे परमाणु के स्तर पर चीजें बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। पर भविष्य बताने की हमारी क्षमता पर सबसे बड़ा हमला 1927 में वर्नर हीजेनबर्ग ने किया। उन्होंने अपना मशहूर अनिश्चितता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। उन्होंने बताया कि आप किसी कण की जगह और उसकी रफ्तार दोनों को एक साथ बिल्कुल सटीक तरीके से कभी नहीं नाप सकते। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई कण कहाँ है तो आपको उस पर रोशनी डालनी होगी, पर रोशनी का एक भी
क्वांटम उस कण से टकराएगा और उसकी रफ्तार को बदल देगा। अगर आप बहुत सटीक जगह जानना चाहते हैं तो आपको छोटे वेवलेंथ वाली रोशनी यानी एक्सरेज का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि वो कण की रफ्तार को और भी बुरी तरह अस्त व्यस्त कर देगी। ये एक ऐसी हार है जिसे हम कभी नहीं जीत सकते। आप जितना सटीक जगह जानेंगे, रफ्तार उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी, और इसके विपरीत भी यही सच है। आइंस्टाइन इस रैंडमनेस से बहुत परेशान थे और उन्होंने चिढ़कर कहा था कि भगवान पासा नहीं खेलता। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी चीज है जो हम देख नहीं पा रहे, जिसे उन्होंने हिडन वेरिएबल कहा। पर बाद के प्रयोगों ने साबित कर दिया कि आइंस्टाइन गलत थे। सच तो यह है कि यहां तक कि भगवान भी इस अनिश्चितता के नियम से बंधे हैं, और वो भी किसी कण की जगह और रफ्तार को एक साथ नहीं जान सकते। ब्रह्मांड दरअसल एक बहुत बड़े कसिनो की तरह है, जहां हर मौके पर पासा फेंका जा रहा है। इसके बाद भौतिकी में एक नई चीज आई, वेव फंक्शन। अब हम ये नहीं बताते कि कण कहाँ है, बल्कि ये बताते हैं कि उसके वहां होने की संभावना कितनी है। अगर हम आज का वेव फंक्शन जानते हैं तो हम भविष्य का वेव फंक्शन भी जान सकते हैं। पर यह लैप्लेस की उस पूरी भविष्यवाणी का सिर्फ आधा हिस्सा ही है। पर मामला यही खत्म नहीं होता। ब्लैक होल जैसी चीजें इस आधी भविष्यवाणी को भी मुश्किल बना देती है। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय को इतना ज्यादा मोड़ देता है कि वहां ऐसे इलाके बन जाते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। अब जो कण ब्लैक होल के अंदर गिर गए, हम उनकी रफ्तार या जगह का कभी पता नहीं लगा सकते। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य को जान पाना पूरी तरह नामुमकिन है? संक्षेप में कहूं तो नियमों के हिसाब से तो हम भविष्य जान सकते हैं, पर हकीकत में गणना इतनी पेचीदा और डेटा इतना अधूरा है कि हम हमेशा कुछ न कुछ अनिश्चितता के साथ ही जिएंगे। ये सोचना थोड़ा डरावना भी है और सुकून देने वाला भी कि जिंदगी का अगला मोड़ हमेशा एक सरप्राइज रहेगा। क्या आप उस अंधेरे की गहराई में उतरना चाहेंगे जहां समय भी ठहर जाता है? आखिर एक ब्लैक होल के अंदर हमारा क्या होगा? सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ब्लैक होल के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कोरी कल्पना है। पर जैसे जैसे मैं उस प्रोफेसर की बातों की गहराई में उतरता गया, मुझे समझ आया कि हकीकत अक्सर कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि रोशनी से तेज कुछ भी नहीं, पर सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां रोशनी भी कैद हो जाए। सबसे पहले यह ख्याल 1783 में कैम्ब्रिज के एक इंसान जॉन मिशेल के मन में आया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई तारा सूरज से बहुत ज्यादा बड़ा और भारी हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होगा कि वो अपनी ही रोशनी को वापस खींच लेगा। उस समय उन्होंने इन्हें डार्क स्टार्स कहा था। आज हम उन्हें ब्लैक होल कहते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपनी साइकिल को तेज चलाकर यह देखता था कि मैं कितनी ढलान चढ़ सकता हूं। पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए भी हमें एक खास रफ्तार चाहिए होती है, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जो करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूरज के लिए ये और भी ज्यादा है, पर रोशनी की रफ्तार तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए वो आसानी से बाहर निकल जाती है। लेकिन ब्लैक होल के मामले में ये एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ पाता। मैंने एक दिन अपनी कॉफी का कप देखते हुए सोचा कि एक तारा ब्लैक होल बनता कैसे है। दरअसल एक तारा अपनी पूरी जिंदगी खुद के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ते हुए बिताता है। उसके अंदर होने वाले परमाणु बदलाव यानी न्यूक्लियर प्रोसेसेस बाहर की तरफ दबाव पैदा करते हैं, जो उसे ढहने से बचाते हैं। पर जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो तारा सिकुड़ने लगता है। 1930 में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने बताया था कि अगर किसी तारे का वजन सूरज से 1.4 गुना से ज्यादा है तो वो खुद को बचा नहीं पाएगा और सिकुड़ता ही चला जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को यह विचार कभी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि प्रकृति में कोई भी चीज इतनी दब नहीं सकती। पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने साबित किया कि एक भारी तारा अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा
जहां उसकी डेंसिटी अनंत यानी इन्फिनिट हो जाएगी। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां अंतरिक्ष और समय का अंत हो जाता है और हमारे विज्ञान के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। प्रोफेसर कहते थे कि ये वो जगह है जहां भगवान ने अपना सबसे बड़ा राज छिपा रखा है। सोचिए, अगर आप एक अंतरिक्ष यात्री होते और किसी ब्लैक होल की सैर पर निकलते तो आपके साथ क्या होता? ये कोई सुखद अनुभव नहीं होता। ब्लैक होल की एक सरहद होती है जिसे इवेंट हराइजन कहते हैं। ये नियाग्रा फॉल्स के किनारे जैसा है। जब तक आप ऊपर हैं, आप बच सकते हैं, पर एक बार आप किनारे के पार गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर आप पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों को आपके सिर के मुकाबले ज्यादा तेज खींचेगा। नतीजा, आप एक तार की तरह खींच दिए जाएंगे, जिसे वैज्ञानिक स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। एक छोटे ब्लैक होल में तो आप सरहद तक पहुंचने से पहले ही नूडल्स की तरह खिंचकर टूट जाएंगे। पर अगर आप किसी बहुत बड़े ब्लैक होल में गिरे, जिसका वजन सूरज से लाखों गुना ज्यादा हो, तो आप बिना किसी परेशानी के उस सरहद को पार कर जाएंगे। लेकिन बाहर खड़ा आपका दोस्त आपको कभी अंदर जाते नहीं देख पाएगा। उसे लगेगा कि आप धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं, धुंधले पड़ रहे हैं और बस सरहद पर जम गए हैं। उसके लिए आप हमेशा के लिए खो चुके हैं। पर प्रोफेसर ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सालों तक सब मानते थे कि ब्लैक होल पूरी तरह काले होते हैं और वहां से कुछ बाहर नहीं आता। पर 1974 में उन्होंने अपनी गणनाओं से दिखाया कि ब्लैक होल से हल्के कण बाहर निकलते हैं। इसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यह मुमकिन होता है क्योंकि खाली अंतरिक्ष भी असल में खाली नहीं है। वहां हर पल छोटे छोटे कणों और एंटी कणों के जोड़े बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी कभी एक कण ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर भाग जाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल खुद चमक रहा है। जैसे जैसे कण बाहर निकलते हैं, ब्लैक होल अपना वजन खोने लगता है और अंत में एक धमाके के साथ गायब हो जाता है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। अगर ब्लैक होल गायब हो जाए तो उसके अंदर गिरी हुई चीजों की जानकारी का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए मिट जाती है? प्रोफेसर समझाते थे कि जानकारी यानी इंफॉर्मेशन विज्ञान की बुनियाद है। अगर ये मिट जाए तो हम भविष्य की भविष्यवाणी कभी नहीं कर पाएंगे। ये वैसा ही है जैसे आप एक एनसाइक्लोपीडिया जला दें। उसकी राख और धुएं से आप शायद फिर से उसे पथ न पाएं, पर तकनीकी रूप से जानकारी अभी भी वहां है। अगर जानकारी सच में मिटती है तो हमारा अतीत भी एक भ्रम हो सकता है और हम कौन हैं ये पहचान ही खो जाएगी। हाल ही में प्रोफेसर और उनके साथियों ने एक नया सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल शायद पूरी तरह गंजे यानी बॉल्ड नहीं होते। उनके चारों तरफ एक तरह के बाल होते हैं जिन्हें सुपर ट्रांसलेशन हेयर कहते हैं। ये बाल उस जानकारी को सरहद यानी इवेंट हराइजन पर ही जमा कर लेते हैं। तो शायद कुछ भी पूरी तरह खोता नहीं है, बस वो एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसे पढ़ना हमारे लिए फिलहाल नामुमकिन है। कभी कभी जब मैं अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी यादें भी वैसी ही हैं। कुछ खोती नहीं है, बस धुंधली पड़ जाती है। वो बुजुर्ग वैज्ञानिक अक्सर मुस्कुराते हुए कहते थे कि अगर आप किसी ब्लैक होल में फंस जाएं, तो हार मत मानना, वहां से बाहर निकलने का रास्ता है। हो सकता है कि वो रास्ता किसी दूसरे ब्रह्मांड की तरफ ले जाए। मुझे दुख है कि उन्हें अपनी इस महान खोज के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि इसे प्रयोगशाला में साबित करना अभी बाकी है और ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। पर उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो उत्साह था जो उन्होंने हम जैसे हजारों युवाओं के मन में जगाया। उन्होंने हमें सिखाया कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वहां भी रोशनी की एक किरण छिपी हो सकती है। क्या आप उस रोमांचक मुकाम पर चलना चाहेंगे जहां हम समय की सरहदों को लांघ सकते हैं? क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है या ये महज एक हसीन ख्वाब है? कभी सोचा है कि अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले कहा जाता? शायद उस दिन
जब मैंने अपने पसंदीदा खिलौने को सिर्फ ये देखने के लिए तोड़ दिया था कि वो चलता कैसे है, और फिर कभी उसे जोड़ नहीं पाया। पर विज्ञान की दुनिया में टाइम ट्रैवल महज एक फिल्मी सपना नहीं है। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था कि स्पेस और टाइम आपस में ऐसे गुंथे हुए हैं जैसे किसी चादर के धागे। अगर हम किसी स्पेसशिप में बैठकर रोशनी की रफ्तार से भी तेज भाग सकें, तो तकनीकी रूप से हम समय में पीछे जा सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि रोशनी से तेज जाना नामुमकिन सा है, क्योंकि उसके लिए अनंत ऊर्जा यानी इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। प्रोफेसर अक्सर मजाक में कहते थे कि अगर भविष्य में कभी भी टाइम ट्रैवल मुमकिन होने वाला होता, तो अब तक हमारे पास भविष्य से आए मुसाफिरों की भीड़ लग चुकी होती। पर चूंकि हमें अब तक कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं मिला, तो शायद कुदरत ने समय के साथ छेड़छाड़ करने पर पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर का विचार दिया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड के नियम इतिहास को सुरक्षित रखते हैं, ताकि कोई जाकर अपने ही दादा दादी को ना मार दे। पर हां, हम वर्म होल्स जैसे शॉर्टकट के जरिए ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने का सपना देख सकते हैं, बशर्ते हमें नेगेटिव एनर्जी जैसा कुछ मिल जाए जो इन रास्तों को खुला रख सके। कभी कभी जब मैं न्यूज देखता हूं तो मन घबरा जाता है। आपको पता है, वैज्ञानिकों ने एक डूम्सडे क्लॉक बना रखी है जो ये बताती है कि हम विनाश के कितने करीब हैं। 2018 में ये घड़ी आधी रात यानी 2 मिनट की दूरी पर थी। हम अपनी धरती के साथ बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, और अगर हम नहीं संभले तो हमारी धरती भी वीनस ग्रह की तरह हो सकती है, जहां तेजाब की बारिश होती है और गर्मी इतनी कि जिंदा रहना मुमकिन न हो। प्रोफेसर कहते थे कि हमें अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर हमें इंसानियत को बचाना है तो हमें इस नीले गोले से बाहर निकलना ही होगा। ये वैसा ही है जैसे सदियों पहले लोग समंदर पार करके नई दुनिया ढूंढने निकले थे। चांद और मंगल हमारे सबसे करीबी ठिकाने हो सकते हैं। चांद पर हम गड्ढों के अंदर बस्तियां बसा सकते हैं, जहां सूरज की खतरनाक किरणों से बचाव हो सके। मंगल पर शायद हमें जमी हुई बर्फ से पानी मिल जाए। पर असली चुनौती तो दूसरे सितारों तक पहुंचना है। हमारा सबसे करीबी सितारा अल्फा सेंचुरी भी इतना दूर है कि आज के रॉकेट से वहां पहुंचने में 3 लाख साल लग जाएंगे। इसीलिए वो ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे प्रोजेक्ट्स में शामिल थे, जहां छोटे छोटे नैनोक्राफ्ट को लेजर की मदद से रोशनी की 20% रफ्तार पर भेजा जा सके, ताकि वो सिर्फ 20 सालों में वहां पहुंच सके। रास्ते में चुनौतियां बहुत है, पर इंसान की जिद उससे भी बड़ी है। मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का आना हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी घटना हो सकती है, पर यह आखिरी भी हो सकती है अगर हमने इसे सावधानी से नहीं बनाया। अगर मशीनों की बुद्धिमानी हमसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई, जिसे वो इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते थे, तो हमें यह पक्का करना होगा कि उनके लक्ष्य और हमारे लक्ष्य एक ही हों। हम नहीं चाहेंगे कि हम उन चींटियों की तरह बन जाएं, जिनके बिल पर कोई इंसान बिना किसी नधरत के बस अपना घर बनाने के लिए पैर रख देता है। तकनीक सिर्फ खतरा नहीं, वरदान भी है। मुझे देखिए, मैं तकनीक की वजह से ही आपसे बात कर पा रहा हूं। प्रोफेसर ने भी सालों तक अपनी आवाज सिर्फ एक कंप्यूटर के जरिए दुनिया तक पहुंचाई। वो अक्सर कहते थे कि एक दिन हम अपने दिमाग को इंटरनेट से जोड़ पाएंगे, और तब हमारे पास पूरी दुनिया की जानकारी सिर्फ एक ख्याल की दूरी पर होगी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि हम भविष्य को आकार कैसे दे सकते हैं। उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि इसकी चाबी हमारे स्कूलों और उन शिक्षकों के पास है जो बच्चों के मन में सवाल पूछने की भूख जगाते हैं। रट्टा मारने और सिर्फ परीक्षा पास करने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया बदलती है कल्पना करने से। आइंस्टाइन ने भी सिर्फ 16 साल की उम्र में यह कल्पना की थी कि अगर वो रोशनी की किरण पर सवार हो जाए तो क्या होगा। उसी एक ख्याल ने भौतिकी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें अपनी अगली पीढ़ी को विज्ञान की तरफ मोड़ना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि सवाल पूछना कभी भी
बेवकूफी नहीं होती। उनकी बेटी लूसी ने बताया था कि उनके पिता इतने मशहूर होने के बावजूद बहुत विनम्र थे। वो अक्सर मजाक करते थे कि मैं एक खगोल शास्त्री हूं, ज्योतिष नहीं, इसलिए मुझसे अपनी राशि मत पूछना। उनमें एक अजीब सी शरारत थी, जैसे वो उस जोकर की तरह हो जो सबको अपनी उंगलियों पर नचाता है, पर साथ ही उनमें जेम्स डीन जैसी एक आजाद रूह भी थी। आज जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो मुझे वो बिखरा हुआ सामान अब बुरा नहीं लग रहा। वो बिखरा भी तो जीवन की निशानी है। प्रोफेसर अब हमारे बीच नहीं है। उनकी राख को वेस्टमिंस्टर एबे में न्यूटन और डार्विन के बीच जगह मिली है, पर उनकी आवाज, उनके विचार और उनकी वो चुनौती आज भी आसमान में गूंज रही है। उन्होंने हमसे कहा था, बहादुर बनो, जिज्ञासु बनो, दृढ़ निश्चय रखो और हर मुश्किल को मात दो। ये मुमकिन है। हम सब मुसाफिर हैं और ये ब्रह्मांड हमारा घर है। हमें सिर्फ अपने पैरों की तरफ नहीं देखना, बल्कि ऊपर उन सितारों की तरफ देखना है जो हमें बुला रहे हैं। रात के इस आखिरी पहर में मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। शायद जवाब इतने जरूरी नहीं है जितना कि वो सफर जो हम उन जवाबों को ढूंढने के लिए तय करते हैं। हम धूल के कण जरूर हैं, पर हम वो धूल है जिसे अब होश आ गया है। अब हमारी बारी है कि हम इस मशाल को आगे ले जाएं। तो चलिए, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो हम एक नई उम्मीद और एक नए सवाल के साथ जागेंगे, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछ रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक उम्मीद है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इन बातों ने आपके मन में भी उन बड़े सवालों की एक छोटी सी चिंगारी जरूर सुलगाई होगी। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही धड़क रहा है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और सितारों की तरफ देखते रहिएगा।